बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर बात करेंगे, जहां पर अब हमें अपनी टॉप 4 टीम्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। बड़ा ही मायूस कुन रहा कि मुल्तान तो पहले ही बाहर हो गई थी, लेकिन कल के मैच में लाहौर ने पेशावर को शिकस्त देकर उनका भी टूर्नामेंट जो है वो इख्तिताम पजीर कर दिया। पेशावर की तरफ से बहुत मायूसी हुई है और मेरे ख्याल से सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में बात नहीं मैं करना चाहूँगा, मैं ज़रा ड्राफ्टिंग के प्रोसेस पर भी जाऊँगा। जो स्क्वाड था, जो प्लेयर्स थे, आज भी एक और प्लेटफॉर्म पे ये गुफ्तगू हुई कि मुझे लगता है कि शायद वो थिंक टैंक ही नहीं था जो वो प्लेयर सिलेक्ट कर सकता, जो उनको वो मैचेस जिताता। अगर आप पिछले सीज़न से मवाजना करेंगे, इवन 2024 से कर लें, पिछले सीज़न से कर लें, तो बहुत से ऐसे नाम थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला उनकी टीम के अंदर, जिसमें आपको शरफीन रदरफोर्ड नज़र आते थे, खुरम शहजाद थे, सलमान अरशाद थे, आमिर जमाल थे। इन लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़र्क डाला था। जब वो स्क्वाड में आए तो बॉलिंग एटलीस्ट पेशावर की बहुत ज़बरदस्त हो गई थी और फिर बैटिंग भी बड़ी डिसेंट आपको नज़र आ रही थी। लेकिन इस बार आई थिंक लैक ऑफ क्वालिटी कहना चाहें या लैक ऑफ रिसोर्सेज आप कहें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं जावेद आफरीदी, उन्होंने तो ट्वीट के ज़रिए ज़रूर फ़ैन से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि कुछ प्लेयर्स जो हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अगले सीज़न अब कुछ चेंजेस हम देखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इतना कह देना काफ़ी नहीं है। फैंस जो टीम को ओन करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हैं, तो इस बारे में ज़रूर बात करनी पड़ेगी। लाहौर क्लिनिकल थे, उनको अंदाज़ा हो गया था कि मैच जो है वो 13 ओवर्स का होगा। बारिश की वजह से मैच के ओवर्स जो हैं वो कम कर दिए गए और उन्होंने वही क्रिकेट खेली जो 13 ओवर्स के लिए रिक्वायर्ड थी। फैसला भी शायद गलत साबित हो गया, पहले बॉलिंग कर ली पेशावर ने, बैटिंग करते तो शायद कोई अच्छा टोटल 120 से 130 देकर जब आप डिफेंड करने जाते हैं तो प्रेशर जो है वो दूसरी टीम पर ज़रूर होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, अब आगे के मैचअप्स हमने ज़रूर देखने हैं। अब आज के मैच की भी अगर आप बात कर लें तो बड़ा ज़रूरी हो जाएगा। पोजीशन वाइज हम बात कर रहे थे अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी, कुछ स्टैट्स जो हैं, जो अगर आप रन रेट की बात करें तो वो कप्तान हमें बता रही थी, तो उस बारे में भी ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। पेशावर मुल्तान टूर्नामेंट से बाहर हैं। टॉप 4 की अगर आप बात करें तो इस वक्त क्वेटा, कराची और फिर लाहौर, इस्लामाबाद आपको नज़र आते हैं। अब इन चारों में से 2 टीम्स जो हैं वो क्वालिफायर खेलेंगी। क्वेटा तो डेफिनेटली क्वालिफायर खेल रहा है और 2 टीम जो हैं वो एलिमिनेटर खेलेंगी और उसके बाद फिर हमें नज़र आएगा कि कौन फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाता है। कराची, क्वेटा मोस्ट प्रॉब्ली लगता यही है कि क्वालिफाई शायद वही खेले, लेकिन आज के मैच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगी, तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और फिर जो पेशावर की बात तो हमने आपसे कर ली, मुल्तान का मॉडल क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्या वजह थी कि वो इस टूर्नामेंट में सिर्फ सीखना चाह रहे थे, इसके अलावा कोई शायद एम नहीं था, इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक बहुत ठाक। शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट प्रोफेसर साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं प्रोफेसर साहब? थैंक यू अगेन फॉर कॉलिंग मी प्रोफेसर अगेन। हफीज साहब नाराज ना हो जाए। नहीं, वो तो देखिए, उनको तो हम टैग कहते हैं, आप तो हकीकी में मतलब एजुकेशनल प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट हैं आप तो, प्रोफेसर तो हुए। थैंक यू। लेकिन बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सना मीर, आपसे शुरुआत करते हैं। कल के मैच में अब पोजीशंस तो वाज़े क्लियर हो गई हैं, लेकिन आई थिंक सबसे पहला सवाल मेरा पेशावर ज़ल्मी को लेकर ही होगा, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और ये वो टीम है, हमें याद रखना पड़ेगा, जिन्होंने हर सीज़न क्वालिफाई किया है टॉप 4 में, तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। बिल्कुल, आई थिंक जिस वक्त ड्राफ्ट पिक हो रहा था उस वक्त काफ़ी एक सॉलिड टीम नज़र आ रही थी, क्योंकि इनिशियली तो कार्बन बॉश इनके टीम के साथ थे, फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने विड्रॉ कर दी और आई थिंक वो ब्लो ऐसा ज़रूर आया जिसकी वजह से पूरा सीज़न ये अपनी 11 को बैलेंस करने में इनको प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आमिर जमाल को ये रिलीज़ कर चुके थे। और आई थिंक T20 फॉर्मेट में मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि मीडियम पेस या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स जितने कीमती असासा है ना किसी टीम का, वो शायद ही कोई और चीज़ होती है। स्पेशलिस्ट ओपनर भी बहुत ज़रूरी हैं, आपके पास पावर हिटर भी बहुत ज़रूरी है, पर जो आपके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स होते हैं या अच्छे क्वालिटी स्पिन ऑलराउंडर्स होते हैं, वो आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं कि जिस तरह का भी पिच बिहेव कर रहा है, जिस तरह की भी कंडीशंस आ गई हैं, सीम हो रहा है, स्पिन हो रहा है, शॉर्टर फॉर्मेट आ गया है, एकदम से बारिश से मैच छोटा हो, उसकी वजह से आप एक बैटर भी ऐड कर सकते हैं, एक बैटर कम भी कर सकते हैं, बॉलर भी ऐड, तो ऑलराउंडर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वहाँ पर पेशावर का जो प्रॉब्लम नज़र आया, अगर आप देखें तो स्पेशलिस्ट बैट्स उनके पास मौजूद थे, जो T20 भी खेलते हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन एक अच्छा ऑलराउंडर उनको उस तरह से जो 4 ओवर भी पूरे कर सके और बैटिंग भी 50-60 रन बना सके, वो उसकी एक कमी नज़र आई और अनफॉर्चुनेटली क्लिक नहीं कर सके। बहुत कम होता है कि साइम अयूब, बाबर दोनों ही फॉर्म में ना हो किसी टूर्नामेंट में, और काफ़ी देर में बाबर फॉर्म में नज़र आए, फिर अच्छी इनिंग्स उन्होंने 2-3 बहुत अच्छी इनिंग्स खेली,
पर तब तक ऑलरेडी पेशावर ज़रा पॉइंट्स टेबल पे पीछे जा चुका था और बॉलिंग काफ़ी वीक नजर आई। पेशावर को हम हमेशा एसोसिएट करते थे फास्ट बॉलिंग के साथ, और वो बहुत उसकी एक कमी नज़र आई कि आपके पास नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, उस तरह से एक लीथल बॉलिंग अटैक नहीं बन सका। और फिर फाइनली जो कल का मैच था उसमें अलजारी जोसेफ भी नहीं थे, जिसकी वजह से और भी सेटबैक पेशावर को। अच्छा, ये तो बहुत एक वाज़ेह सवाल है और मेरे ख्याल से वो सवालिया निशान उस थिंक टैंक पे जाता है फिर, जैसा आपने भी ड्राफ्टिंग में बोला, क्योंकि सिर्फ आमिर जमाल नहीं थे, अरशद इकबाल को ये रिलीज़ कर चुके थे, सलमान इरशाद इनके साथ नहीं थे, खुरम शहजाद नहीं थे। अगर आप बात करें तो ये बहुत बड़े सेटबैक्स हैं और आपको इसकी रिप्लेसमेंट तो सोचनी है। कहीं ना कहीं शायद आप बेहतर इसका तजिया कर सकती हैं कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा ओवरसीज़ पर रिलाई कर रहे थे या फिर इतने ज़्यादा स्पिन हैवी हो चुके थे कि उन्होंने रियलाइज़ ही नहीं किया कि फास्ट बॉलर चाहिए। या मे बी शायद मौसम को दिमाग में रखते हुए उनको होगा मई में जा रहा है, अप्रैल में जा रहा है, शायद हमें जो फरवरी में आपको फास्ट बॉलर्स का हेल्प मिलता है, शायद इस तरह की कोई बात सोची। क्योंकि उमैद आसिफ इनके साथ होते थे, वहाब रियाज होते थे, आपने इतने फास्ट बॉलर्स का नाम लिया तो एकदम से आपको एक वैक्यूम सा नज़र आता है कि वो चीज़ उनकी नज़र नहीं आई। तो आई थिंक ये इनको आगे जाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यूएई की कंडीशंस होती थी तो ज़्यादा स्पिन हैवी टीम्स होती थी। अब इस्लामाबाद का भी अगर आप डाउनफॉल देखें तो क्योंकि स्पिन नहीं हो रहा और फिर इंजरीज भी हुई हैं, तो वो वाला कमबैक वो फास्ट बॉलिंग से नहीं कर पा रहे, क्योंकि फास्ट बॉलिंग उनकी भी थोड़ी सी वीक है एज कम्पेयर, बैटिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त है। बट अगर आप लाहौर को, कराची को देखें, लाहौर को देखें, क्वेटा को देखें, उनके पास वो आर्मरी है, कम से कम 12 ओवर उनके पास पक्के, दोनों टीम्स के पास मिनिमम 12, 16 भी हैं एट टाइम्स जो फास्ट बॉलर्स की उनके पास पड़े हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। अब क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मौसम में बहुत फ़र्क है तो अब स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा। बिल्कुल जी। ड्राफ्ट किंग सैयद मोहम्मद अवैस साहब, ये सवाल बड़ा पुराना है। ड्राफ्ट किंग और क्वीन तो नहीं है। नहीं, वो क्वीन तो वो अनडिस्प्यूटेड है, किंग मैं बेचारा स्टेज के पास था। लेकिन आप जरा इनसाइट रख रहे थे ना कि वो कागजों पे क्या लिखा जा रहा है, कहीं ड्राइंग हो रही है कि क्या कोई मेंशन किया जा रहा है। लेकिन यार ओवरऑल स्क्वाड के ऊपर तो वाज़ेह सवालिया निशान है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि थिंक टैंक वीक था, इतने बड़े बड़े नाम उस थिंक टैंक के अंदर बैठे हुए हैं पेशावर के, कि ड्राफ्टिंग में आई एक्सपेक्टेड ज़रा कि आप बेटर रियलाइज करते हो कि कौन सा प्लेयर कब तक होगा और किसकी मुझे ज़रूरत है। अच्छा, हाँ, पेशावर ज़ल्मी जब आप ड्राफ्ट की बात करते हैं, वन ऑफ दी, अगर मैं जितनी फ्रेंचाइजेस वहाँ पर बैठी हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लोग रेट भी करते हैं और है भी, क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर उन्होंने दी बेस्ट काम किया होता है हमेशा। बैकअप प्लेयर्स की बात करें, सेकंड कमांड में अगर आप देखो तो पेशावर ज़ल्मी आपको ऑन द लाइन नज़र आती है। अकरम भाई बहुत अरसे से पेशावर के साथ हैं, अब बहुत ज़्यादा पेशावर ज़ल्मी अगर लाहौर कलंदर जिस तरीके से काम करता है बैकअप के ऊपर, वो भी करते रहते हैं पूरा साल। अलग बात है कि लाहौर हकीकत है बहुत ऊपर लेवल पे कर देता है। मसला सबसे बड़ा मुझे आया था, फिर मैं उसी चीज़ पे जाऊंगा, प्लैटिनियम कैटेगरी के जो प्लेयर्स आपने पिक किए, जब वो नहीं परफॉर्म कर रहे थे तो वो पूरा का पूरा प्रेशर आपके ऊपर आया कि आपके ज़हन में था कि प्लैटिनियम बड़ी पिक्स हैं हमारी, चाहे वो बाबर हैं, उसके बाद अब कैटमोर की बात कर लें कि यार वो परफॉर्म करके देंगे तो हमारे जो नीचे लड़के हैं वो अपना स्टेबलाइज कर देंगे। करियर में 130 का स्ट्राइक रेट और 21 की एवरेज वाला टीकेसी कितना बड़ा प्लेयर हो सकता है? यार देखो, मैं खुद आपको कहा ना कि मैं इस चीज़ पे हैरान था जब आपने इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री पे पिक किया। जब आप फ्रेंचाइज मॉडल की तरफ जाते हो तो हमेशा टीम्स काम करती हैं, 2-3 सीजन देखती हैं कि यार इस कंसिस्टेंसी कितनी ज़्यादा उस बंदे की है उस मैचेस के अंदर। फिर आप यहाँ तक देखते हो कि मैचेस आखिरी उसने कितने मैच खेले, कोई गैप तो नहीं बीच में आके शायद इंजरी हो या परफॉर्मेंस के लास्ट प्रोग्राम में आपने कहा भी था कि आपको ज्यादा रिलाई अपने प्लेयर्स के ऊपर करना है। ये जब आप फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात करते हैं तो हमेशा एक बात होती है कि आपका जब तक लोकल टैलेंट आपको परफॉर्म नहीं करके देगा आप टूर्नामेंट नहीं जीतते हो। क्वेटा का फायदा क्या, क्वेटा के लोकल टैलेंट ने भी परफॉर्म किया है। सेम इट इज विद इस्लामाबाद की बात करें तो आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म करा है। क्वेटा का आप देख लेना, कल हसन नवाज आके बीच में परफॉर्म करके 2 मैचेस अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट मैचेस वो जितवा के दिया, प्रेशर नजर नहीं उस पर आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पेशावर ज़ल्मी पे वापस आओ, इतना बड़ा थिंक टैंक बाहर बैठा हुआ है, मुझे अभी तक एक चीज़ समझ में नहीं आई थी कि बाबर जब परफॉर्म नहीं कर रहा, हारिस का आपको थोड़ा सा मसला आपको नजर आ रहा है, आपने अफगानिस्तान का लेफ्ट हैंड बाहर बैठा था नजीबुल्लाह, उसको बुलाया फिर क्यों था? बाहर बिठाने के लिए बुलाया हुआ था कि आपने उसको पूरा टूर्नामेंट ही नहीं खिलाया। कैटबर परफॉर्म नहीं कर रहा था। सेम माँ सदाकत की याद है, मैं हमेशा से बात कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया, अंडर 19 में परफॉर्म किया, आप उसको उस मैचेस में लेके जब ऑलमोस्ट आप टूर्नामेंट से बाहर हो गए हो। अगर आप पूरे अपना PSL पेशावर ज़ल्मी की आप बात करें, जैसे कप्तान ने भी कहा, पिछले सारे टूर्नामेंट्स आपको फास्ट बॉलर्स ने प्लेऑफ तक खिलाया है। आपके पास अरशद इकबाल सबसे तगड़ा फास्ट बॉलर था, स्नेक स्विंग था, कोई माने ना माने भाई, स्विंग उसका बहुत अच्छा था, आपने उसको खत्म किया। आपने उसको उमैद आसिफ चले, वो रिटायरमेंट की तरफ चले गए। सलमान इरशाद बहुत अच्छा आपके पास ऑलराउंडर था। आमिर जमाल एक फैक्टर आपको देता था। आपकी टीम ने सिर्फ इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक दफा 200 के करीब चेस किया, बाकी आप 131 जैसे 140 भी पहले साबिर भी निशानदेही करते कि खुरम शहजाद को उनकी पीक के ऊपर इन्होंने पिक नहीं किया।
आई मीन इफ देयर वाज एवर अ टाइम टू पिक खुरम शहजाद, वो अभी होना था कि आप अभी खिलाते हो। देखो मैंने इसलिए कहा ना, ठीक है फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं थिंक टैंक बैठा होता है, लेकिन कुछ फ्रेंचाइजेज में होती हैं जहां पर मालिकान की बहुत ज़्यादा पता है, वो चीज़ चलती भी है, कहीं ना कहीं बीच में वो बात करते हैं सिलेक्शन के अंदर। ये अनफॉर्चुनेट सिनेरियो होता है, लेकिन पेशावर में मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। एक बड़ा अच्छा हैंड दिया हुआ है अकरम भाई को, जिस तरीके का उनका थिंक टैंक है, बड़ा मेहनत करते हैं, लेकिन शायद कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं वो बन नहीं पाया। आपका कॉम्बिनेशन, आपका बॉलिंग यूनिट नहीं बना सका। प्लेटिनियम कैटेगरी का तो मसला है, आपकी बॉलिंग यूनिट नहीं परफॉर्म कर सकी। अल्जारी जोसेफ आपने पिक किया था, उसने बहुत लेट जाके टूर्नामेंट के अंदर परफॉर्म किया। आज लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अली रजा को पकड़ के, यार वो यंगस्टर है, अभी उस लड़के ने इतने फर्स्ट क्लास मैचेस भी नहीं खेले हैं। आप देखो ना, कहते हैं हंट इन पेरिस की बात करते हो, आपका कॉम्बिनेशन नहीं है। आप दूसरे एंड से इकोनॉमी रेट आपकी मेंटेन नहीं हो रही, तो मुझे बताओ ना इस एंड से बेचारा एक फास्ट बॉलर क्या करेगा? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो लूप होल था, देखें ऐसा कप्तानी की अगर आप बात करें, बाबर आजम मैंने कभी नहीं देखा बॉलर्स के साथ जो इंटरेक्शन होती है नहीं है उनका। जब बॉलर को मार पड़ रही होती है आपकी इंटरेक्शन नहीं है, ना मैंने उनको कभी देखा है कि उनको समझाते हुए, यंगस्टर है कूल डाउन करते हो, ये चीजें नहीं है। तो आपके लिए इजी कर देता हूँ कि आप कह दें कि नहीं दलेर कप्तान नहीं है वो, या कप्तान ही नहीं है कह दें, मतलब कितना मुश्किल है? आप नहीं कहे, मैं तो कह रहा हूँ दलेर कप्तान नहीं है। नहीं देखो ऑन एयर कह दलेर कप्तान नहीं, आप अवेश के अल्फाज कह रहे हैं, आप कह अवेश के अल्फाज कह रहे हैं, कोट एंड कोट मेरे अल्फाज यही है, दलेर कप्तान नहीं है। देखिए लेट्स बी फ्रैंक, दलेर कप्तानी नहीं है उनके अंदर, और शायद वही चीज मैं कहता हूँ जो साइकोलॉजिकल प्रेशर उन पे आया, तो परफॉर्मेंस भी फिर आपकी ऐसी। ये आपको याद होगा, शुक्र है मिसबा भाई नहीं है, वरना वो कहते दलेर क्या होता है कि मैं बल्ला मार दूं सर पे जाके, तो वो वाली बात हुई थी। लेकिन क्योंकि आपने बात की है जिनके थिंक टैंक्स इंप्रूव हुए हैं, मेरे ख्याल से जो सबसे ओवरऑल मुझे इंप्रूवमेंट नजर आई है वो हैदर अजहर के कराची में जाने से मुझे बहुत इंप्रूवमेंट नजर आई। आई थिंक कराची किंग्स की जो इस बार पिक्स थी और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त साइड नजर आ रही है। लेकिन इन क्वेश्चन फिर भी पेशावर ज़ल्मी रहेंगे साबिर, और बात फिर वही है जिस तरह आपने कुछ प्लेयर्स की निशानदेही की प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि यार ये आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आप उनको नहीं पिक कर रहे या रिलीज़ कर रहे हैं तो आपने उसका बैकअप कितना तैयार किया। एग्जैक्टली देखें, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, चाहे मुल्तान हो, चाहे पेशावर ज़ल्मी हो, चाहे अगर पॉजिटिव की बात करें तो फिर हमारा कराची किंग्स हो। देखें पेशावर ज़ल्मी में जिस तरह हमने वो साथ ये भी बता के, साबिर साथ ये भी बता के कि मैंने कराची पिक कर लिया। मैं तो शाहनवाज रानी का भी नाम लूंगा ना, ठीक है। क्यों ना क्यों कहीं ना कहीं पे देखें पेशावर ज़ल्मी ने काफ़ी गलती की जो कि मुल्तान सुल्तान ने भी की। थिंक टैंक की बात करते हैं, देखें थिंक टैंक को सोचना चाहिए था। शायद वो कह रहे थे कि आखिरी सीजन है, मुल्तान सुल्तान की तरह दिल बर्दाश्ता थे, टूर्नामेंट से पहले ही जो उनके ऑनर हजरात ने काफ़ी कुछ कह दिया, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी कहीं ना कहीं से टूर्नामेंट के एंड पे भी। तो देखें अरशद इकबाल, खुरम शहजाद, सलमान निशाद, आमिर जमाल, ये वो बॉलर्स थे जो कि आपको मिडल ओवर्स में और डेथ ओवर्स में आपको मैच जिता रहे थे, विकेटें भी लेके दे रहे थे। रमवन पॉल भी थे जो कहीं ना कहीं से एक किस्म का इनपुट दे रहे थे कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाबर आजम को, जो बाबर आजम को पॉजिटिव सपोर्ट कर रहे थे। बाउंड्री लाइन पे होते थे तो बाबर को वो सपोर्ट करते थे, कहीं ना कहीं से वो चीज़ पे लेक कर रहे थे। बाबर की अपनी फॉर्म पहले 3 मैचेस पे नहीं थी, 0-0-1 तो ये रन उन्होंने बनाए, मगर जो मैचेस जीते जिसे बाबर ने 50 किया वो भी 150 से कम स्कोर था। तो इसका मतलब बॉलिंग ने कुछ ना कुछ परफॉर्म किया, मगर आपको अगर टूर्नामेंट जो है वो आपको बॉलर्स जिताते हैं। तो उसके बाद जब पिंडी की जब बात करते तो वहाँ पे आपको देखें अच्छे बॉलर्स चाहिए, तो जो आपको कम से कम कंटेन करके दे, वहाँ पे नहीं हुआ। अगर दूसरे 2-3 फैक्टर्स थे, हारिस का ना परफॉर्म करना, हुसैन तलत का उस तरीके से ना, क्योंकि उनको रिटेन किया गया था, ये वो नाम था जो काफ़ी अरसे से खेल रहे पेशावर ज़ल्मी से। तो देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स है ये। आई थिंक जब आपकी कहीं से बिडिंग होती है तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए जो आपके कौन से ऐसे की प्लेयर्स हैं जिनको आपको रिटेन करना चाहिए। इसी तरह से अगर बात करें मुल्तान सुल्तान की पीछे लग गया तो बात कर लेते हैं, उन्होंने भी यही गलती की कि देखें अब्बास अफरीदी है, मोहम्मद अली है, खुशदिल शाह है, तो ये इफ्तिखार, ये वो नाम थे जो कि रिजवान की कप्तानी में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने आपको टाइटल भी जितवाया, फाइनल में भी आपको 2-3 दफ़ा लेके, इसका मतलब 2021, 22, 23 तक मुल्तान सुल्तान जो था वो फाइनलिस्ट था। कराची किंग्स की बात करें, उन्होंने आई थिंक कहीं ना कहीं से किसी की कॉल उठा ली होगी और उस वक्त जो है ना कुछ ऐसे नाम उन्होंने उठा लिए जो कि उन्होंने समझा कि यार हमें शायद वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकते हैं, जिसमें डेविड वार्नर हो, वही खिलाड़ी जो मुल्तान के थे वो कराची की तरफ आ गया और वो परफॉर्म भी किया। उन्होंने अपना अच्छे तरीके से परफॉर्म करके एक किस्म का मैसेज भी दिया मुल्तान की मैनेजमेंट को कि क्या देखें वही खिलाड़ी है जिनको आपने रिटेन नहीं किया। अब्बास अफरीदी ने शो किया, देखे इफ्तिखार ने शो किया, कुछ दिल शाह ने इनफेक्ट शो किया। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ जिसकी वजह से आई थिंक इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर देखा जाए तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ठीक तगड़ा खेलिए। और देखिए 1-2 नामों से नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कुछ टीमें ऐसी भी है कि जो टॉप ऑर्डर में रिजवान ने हमेशा परफॉर्म किया। रिजवान देखें 2022-23, 2021-22 में भी टॉप रन स्कोर थे फ़खर जमान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। ये पिछले 5 एडिशंस पे 2021 से लेकर 2024 तक ये हाईएस्ट रन गेटर हैं, 594, 588, 534, 549, ये उनके रन से बाबर के, रिजवान के और फ़खर के। तो कहीं ना कहीं ये हमेशा परफॉर्म करते हैं, मगर
आपकी जो डोमेस्टिक लीग्स होती हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंट्री का कि हमारे लोकल जो टैलेंट है वो उभर के आए। अगर हमें पॉजिटिव देखना चाहिए, ठीक है मुल्तान आउट ऑफ टूर्नामेंट हो गया, पेशावर हो गया, तो कौन से नए ऐसे नाम है जो कि हमें आगे जाके सर्व कर सकते हैं। अली रज़ा बड़ा अच्छा नाम है, माज बड़ा अच्छा नाम है। अभी मैं काफ़ी सुन रहा हूँ कि जी हसन नवाज को मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान की जरूरत है, उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहिए। उसके लिए, अच्छा मैं आपको एक टेक्निकल बात बताऊं, उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है, क्योंकि जो पाकिस्तान का मॉडल वर्ल्ड कप में जाने लगा है उसमें उसकी जगह ऊपर नहीं बननी थी, लेकिन वो मैं जाती तौर पर उसको जानता हूं, वो स्पिनर का इतना तगड़ा प्लेयर है कि वो उसकी लॉटरी लगी कि वो 4 पे खेल गया वहां सर। मगर फिर भी एक सीजन के बेसिस पे आप नेशनल टीम में ना लेके, तो डेब्यू कर चुके हैं, अब क्या आप उसको नहीं, फिर भी देखें अभी आप और नाम देखें, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए एक मेजर इवेंट है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, ठीक है। मिडिल ऑर्डर में हमने पहले भी देखा है, हमने काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हो सकता है कि बड़े इवेंट में ना परफॉर्म, इसका फिर करियर खत्म हो जाएगा। हमने काफ़ी ऐसे खिलाड़ी देखे भी हैं, हारिस को एक्सपीरियंस से आपका इशारा जो है वो बाबर और रिजवान की तरफ ही, और तो कोई एक्सपीरियंस हमने क्या इशारा करना है। अब आई थिंक भाई कैसर को थोड़ी बहुत उर्दू भी आ गई, और आई थिंक कुछ आने वाले वक्त में उर्दू बोलेंगे भी सही, और वो मेरा तो ख्याल है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना पिंडी वाली लैंग्वेज भी ना बोलना शुरू कर दें, तो वो खुद चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर रिजवान को, हम तो चाहते हैं कि नए खिलाड़ी को लेके आए। हमने देखा भी स्ट्रगल किया। अगर फ्यूचर की बात करते हैं क्या हो जाएगा, पहले भी तो नहीं जीता ना, सेमीफाइनल तक पहुंचे, फाइनल तक पहुंचे, अगर ये 2026 का भी ना हुआ रिजवान बाबर शाह, इसका मतलब उनका करियर खत्म हो जाएगा। बेहतर है कि आप इंडक्शन करें नए लड़कों की, मां सजाकत है, अली रजा है आपके पास, इस तरह से बेताशा और भी नाम है, उनको आप ग्रूम करें, उनको अपॉर्चुनिटियां। अभी जो हमारी सीरीज होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हमारी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, आप इसमें बाबर, शाहीन, रिजवान को ना खिलाएं, ठीक है ना। आप नए लड़कों को लेके आए, कम से कम कुछ ना कुछ होम कंडीशंस में उनको कॉन्फिडेंस मिले। हम लोग करते क्या हैं, जो हमारे कुछ यंग टैलेंट्स हैं हम उनको बाहर लेके जाते हैं। हमने दानिश अजीज को देखें, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने वहाँ पे टूर कराया, वो बेचारा ज़ाया हो गया। इस तरह से बेतहाशा ऐसे नाम है कि जिनको कहीं ना कहीं से अपनी होम कंडीशंस पे आप चांस देता है कि आगे जाके वो कॉन्फिडेंस। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा ट्रिकी एक सवाल जरूर बन जाता है, और अगर इसकी तरफ मैनेजमेंट सोच रही है, ऑल्दो ये अब बाकायदा तौर पर आई थिंक इसकी नैरेटिव बिल्डिंग शुरू हो गई है, आपका क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि बाबर रिजवान अगर आप सोच रहे हैं वर्ल्ड कप के प्लान्स में हैं, तो व्हाट डज इट डू टू द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने उनके इर्द गिर्द खेलना? देखिए, मैं पहले भी इसका जिक्र ये किया कि बहुत अरसा बाबर और रिजवान मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स खेलते रहे, और उनके पास एक एक्सपीरियंस है जिसको हमने ज़ाया नहीं करना। आप उनको सपोर्ट ज़रूर करें, उनको पुश करें कि हमें किस तरह की ब्रांड ऑफ क्रिकेट चाहिए, और जिस तरह हम नए लोगों को मौका देने की बात करें, तो हम ये भी कर सकते हैं कि कुछ नंबर ऑफ मैचेस, जैसे 5 मैच की सीरीज़ है तो 3 में आप एक सीनियर प्लेयर को दे दें, 2 एक सीनियर प्लेयर को दे दें, और 7 आपके जो यंगस्टर जिसको आपने 1 या 2 को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस 4 दें, 5 दें, जितने नंबर ऑफ मैचेस आप दे सकते हैं उसको दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके दोनों लोग रेडी रहेंगे वर्ल्ड कप के। देखिए, इंजरी किसी को बता के नहीं आती। हम लोगों का मसला प्रॉब्लम ये आता है कि हम वर्ल्ड कप तक एक ज़िद में बैठे होते हैं, या तो किसी सीनियर की ज़िद में बैठ जाते हैं, या हम किसी जूनियर की ज़िद पे बैठ जाते हैं, और फिर राइट बिफोर द वर्ल्ड कप हमें दूसरे बंदे की याद आ जाती है कि नहीं, इस सीनियर को ड्रॉप करके जूनियर ले आओ, या इस जूनियर को ड्रॉप करके वापस एक्सपीरियंस को ले आओ। सो उससे बेहतर है कि टिल द वर्ल्ड कप आप, इतने मैचेस हैं हमारे पास, 5 T20s हैं, अच्छे खासे बांग्लादेश से मैचेस हैं, उसके बाद पूरे साल में आपके पास और नंबर ऑफ पहले तो नंबर ऑफ T20s आप डिसाइड करें कि आप कितने नंबर ऑफ T20s खेल रहे हैं, उसके बाद बैठ के प्रॉपर तरीके से प्लेयर बाय प्लेयर कि आपके ओपनर की कौन रिप्लेसमेंट है उसको आइडेंटिफाई कर लें। वो 1 या 2 लोगों से ज़्यादा नहीं अब हो सकती। ये नहीं हो सकता कि आप साइम अयूब, फ़खर जमान, बाबर, रिजवान को भी जा रहे हैं और साथ आपने 4 और ओपनर इकट्ठे किए हुए कि जी इनको, फिर आप हर पोजीशन के एटलीस्ट 2-2 ऑल्टरनेटिव करके और फिर उनको उसी जगह पे मौका दें, और एक एटलीस्ट डिसेंट नंबर ऑफ मैचेस बिफोर द वर्ल्ड कप आप अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी दें, आप अपने यंगर प्लेयर्स को भी दें, एक रोटेशन पे चलें, तो आई थिंक आपको वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत अच्छी पिक्चर मिल जाएगी। आई थिंक दिस पॉइंट इन टाइम हम तो ये भी कंफ्यूज हैं कि पाकिस्तान का बैकअप विकेट कीपर कौन है, क्योंकि अभी तक तो उस्मान खान को यूटिलाइज करते हैं, अगर आगे उनकी जगह नहीं बन पाती तो कौन ऐसा प्लेयर है जिसको हम देखेंगे? हारिस हैं, हसीबुल्लाह हैं, हमने शायद उस तरफ भी अभी तक इन्वेस्ट देखिए, हारिस के साथ हमने लास्ट वर्ल्ड कप में भी क्या किया था, राइट बिफोर महज 15 दिन वर्ल्ड कप से पहले आपने उनको ड्रॉप करके आजम खान को ले गए थे, और साथ हसीबुल्लाह की बातें शुरू हो गई थी। हारिस कोई पिक्चर में ही नहीं था, जबकि उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज़ में वो थे और उससे पहले वर्ल्ड कप भी खेले।
तो मैं यही बात कर रही हूँ कि आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको कीपर इस वक्त आइडेंटिफाई करना है, वो 2 से ज़्यादा नाम नहीं हो सकते। एक आपका मेन विकेट कीपर और बाकी 25 में आप 2 नाम रखें। अगर आप 3 से 4 चले जाएंगे, इसके मतलब है आप जो तीसरा चौथा विकेट कीपर है उसको आप 2 मैच भी नहीं देंगे साल के, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसको रखने का। तो ये थोड़ी थोड़ी अगर हम एडजस्टमेंट्स कर लें और एक क्लैरिटी अपनी थॉट में अभी से ले आएँ, तो तब आपकी टीम्स बनती हैं। अगर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा चेंजेस से सिर्फ टीम्स का नुकसान ही होता है। बिल्कुल, क्लैरिटी ऑफ थॉट जो इतना इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है वो वहाँ होती है जहाँ पर कहीं उर्दू में बोले सोच का शफाफ होना। सोच का जवाब शफाफी उससे सवाल करो प्लीज। नहीं, मैं बड़ी शफाफ नीयत से आपसे सवाल करता हूँ, आप जवाब उस नीयत से नहीं ना देते। देखिए, कुछ प्लेयर्स को तो आपने मजबूरी बनाया है। अब उस्मान खान उनमें से एक हैं, उन्होंने आज़म खान की बात की वर्ल्ड कप में, आउट ऑफ नोवेयर राणा साहब भी आ गए थे, आपको याद है, फिर 2-3 और प्लेयर्स आ जाते हैं। अभी आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आगे बांग्लादेश की सीरीज़ है, पीएसएल के टॉप रन स्कोरर, टॉप विकेट टेकर का क्या करना है, हसन अली का नाम भी कहीं ना कहीं चलना शुरू हो गया, तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। इसमें एक नाम भूल गए आप, कौन सा? जो मुझे ऑफेयर कह रहे थे कि शादाब खान भी वापस आ रहे हैं। नहीं, तो मैंने तो कहा था वापस आएगा, आपने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उनको। मैंने कहा दिया है, किसी ने सुना है? देखो, अच्छा, कप्तान वाली बात तो मैं सेकंड एग्री करता हूँ कि जिस वक्त आप कैंप अपना स्टार्ट करते हो 25 प्लेयर्स का है, 30 का सपोज आप करते हो, तो ऑब्वियसली आप पे डिपेंड करता है। तो आप बेसिकली कोशिश यही करते हो कि अगर अवैस उसके पीछे 2 अवैस कौन बैठे हैं, अहमद है तो 2 पीछे अहमद कौन बैठे हैं, जिनको आप ग्रूम कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि बैकअप प्लेयर्स हैं। हमारा मसला ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं, अगर आज मैं जैसे आप साइम अयूब की बात कर रहे हो, फ़खर की बात कर रहे हो, हम उनको रखेंगे, लेकिन मैं शायद बैकएंड पे भूल जाऊंगा कि रिजवान बाबर और साहिबजादा फरहान भी बैठे हुए थे, यहाँ हसन नवाज भी बैठा हुआ था। हसन नवाज की आपने पोजीशन चेंज करके चौथे 5वें पे उसको भेजा हुआ क्वेटा ने। आप बहुत जल्दी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी पे चलते हो, आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म मेमोरीज पे नहीं जाते कि यार एक लड़का परफॉर्म कर रहा था, उसको मैंने कैसे आगे लेके चलना है, कि उसको मैंने सैम्पल साइज क्या देना। अगर जैसे 5 बांग्लादेश के मैचेस हैं, बेशक उसकी परफॉर्मेंस मैं कहता हूँ 5 में अच्छी ना भी हो, मुझे पता है हमें जीत चाहिए, हम इस वक्त 8वें नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन एक फिर 5 मैचेस का चांस तो दो ना, उसको एक मौका तो दो ना, सैंपल साइज पड़ो आपके पास कि 5 मैचेस में मौका दिया तो उसको अपनी क्रिकेट खेलने दो। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि चाहे वो लीग क्रिकेट की बात करो, नेशनल टीम ऑब्वियसली कप्तान ने रिप्रेजेंट किया, उनको बेहतर पता होगा ड्रेसिंग रूम वाला मामला। जब आप लीग क्रिकेट की बात करते हो, यंगस्टर की जो गेम ऑफ मोड ऑफ क्रिकेट है उसको एक मैच के बाद तब्दील करने स्टार्ट हो जाते हैं। जो बाहर कुछ कोचेस बैठे होते हैं वो बात करते हैं, नहीं यार थोड़ा सा वी पोजीशन में खेल ले, या ज़्यादा बॉल्स जो उनसी हैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर। आप उसका जो माइंडसेट जो बना हुआ एग्रेसिव क्रिकेट का, उसको बिल्कुल डाइवर्ट करते हो, आप उसके अगेंस्ट चले जाते हो, जो कि क्रिकेट खराब करते हो आप उसकी। अली रजा है या ये लड़के हैं, इनका इतना बड़ा सैंपल साइज डोमेस्टिक में नहीं है। मैं फिर वो बात कर रहा हूँ, आप बहुत जल्दी आप अली रजा को रेट कर रहे हैं, हम भी कि यार उसको पाकिस्तान का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स होगा, और गलत कर रहे हैं। इयन बिशॉप ने जरूर उसको मेंशन किया है। अली रजा से एक टूर्नामेंट में बात भी खुद भी हुई थी, वो यही कह रहा था, कहता है कि अभी से मुझे एक रेट स्टार्ट हो गया कि जी आने वाला टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा बॉलर ही होगा। कहता है बल्कि अभी टेस्ट क्रिकेट मैंने खेली ही नहीं है, 4 डे क्रिकेट इतनी ज़्यादा। आप ज्यादा करते हो एक लड़के के साथ, साइकोलॉजिकल ज्यादा कर रहे हो उसके साथ। अगर आप चाहते हो कि उसको आप चांस दो, मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर आपको उसके ऊपर भरोसा करके इन होम सीरीज में चांसेस दें। हमारा मसला क्या है, आप उठा के इनको भेजते हो टफ कंडीशंस के अंदर, आप इंग्लैंड भेज दोगे, ऑस्ट्रेलिया, फिर बैठ के जज करूंगा यार ये लड़के के साथ। हाँ, ये आई थिंक डेब्यूज कहाँ पर करा रहे हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। बट साबिर, आपसे ब्रेक पे जाना है, मैंने उससे पहले आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि बहुत से प्लेयर्स की तो हम बात कर रहे हैं, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है कि अभी तक कप्तानी भी श्योर नहीं है कि कप्तानी किसके पास होगी T20 वर्ल्ड कप। देखें, पीसीबी है, कुछ भी हो सकता है, और हम तो देखें फजर के टाइम काम शुरू करते हैं और असर से पहले जो काम पूरा भी कर देते हैं। तो दुनिया ने भी देखा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट में भी ऐसा है। हमने आज़म खान को देखा 2021 में, फिर शोर शराबा हुआ, फिर शुएब मलिक साहब आ जाते हैं। तो देखिए पीसीबी में कुछ भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस आप देख ले, कहीं ना कहीं से लोग शदाब का नाम ले रहे हैं, लोग सऊद शकील का नाम ले रहे हैं। तो देखिए नाम तो आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा, और हमारी जो टीम है कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया के प्रेशर के हिसाब से बनती है, क्योंकि हमारे सिलेक्टर्स ग्राउंड्स पे तो जाते नहीं है, मेंटोर्स तो बने होते हैं, मगर वही मेंटोर जाके लीग्स भी खेलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दौरान रह के, मगर मंथली तनख्वाह वो लेना जानते हैं। अगर देखिए बात करें तो स्पेशलिस्ट का मैं बड़ा हामी हूँ। अगर जिस तरह सना ने कहा बिल्कुल सही कि हमें अगर ओपनर्स लेके जा रहे तो ओपनर्स ही लेके जाएं, ना कि 6 ओपनर्स लेके जाएं, 4 विकेट कीपर्स लेके जाएं। तो हमने ये पिछली दफ़ा चाहे यूएसए वाला T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे उससे पिछला वर्ल्ड कप हमने देखा है। तो हमारी प्लानिंग उस तरीके से नहीं, तो हम प्लानिंग करते हैं सिर्फ 15 से 20 दिन या 1 महीना पहले।
बाकी जो टीम से कहीं ना कहीं से 6-6 महीने साल 2-2 साल पहले प्लानिंग्स करती हैं, वो अपना बैकअप्स तैयार करती हैं। अगर हमारे पास अभी 5 T20s हैं, आयरलैंड के सीरीज़ है हमारे पास, वेस्ट इंडीज़ के साथ अपना सीरीज़ है, 8-10 जो T20s हैं, साहिबजादा फरहान क्या कसूर है, उसका बड़ा नाम नहीं है, उसकी PR नहीं है, इसीलिए इसको नहीं लेके जा रहे। मैं देखे बाबर को बेशक आप बिठा दे, रिजवान को बेशक आप बिठा दे, आप लेके जाएं साइम को, अगर आप समझते हैं हमारा फ्यूचर, आप लेके जाएं साहिबजादा फरहान को, वो टॉप परफॉर्मर इतने सालों से, आप मिडल उसके बाद हसीबुल्लाह को लेके जाएं, ना लेके जाएं रिजवान को, आपके पास नाम है, मगर कहीं ना कहीं से हम लोग डर रहे हैं कि यार बड़े नामों को ना लेके जाएंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। आप यंग लड़कों को लेके जाएं, आप अली रजा की बात करें, हाँ ये भी हम थोड़ा सा गलती करते हैं कि हम एक सीजन के बेसिस पे, एक स्पेल की बेसिस पे, हम तो वो 2 बॉलें 152 इंडिया वाली लेके हम तो पता नहीं 6 साल निकल गए हमारे टेस्ट मैचेस ही खेल गए 2 बॉलों की वजह से, रोहित शर्मा और KL राहुल के। तो हमारे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं से थोड़ा सा ना वो जज्बाती कौम है, हमें समझना चाहिए कि हम प्लेयर्स की कैरियर से ज्यादा कर रहे हैं। हसन अली को अभी पता लगा है कि यार बॉलिंग क्या होती है, अभी देखें इस पर्टिकुलर 26-27 साल की उम्र में उसको पता लगा है कि अभी प्रॉपर बॉलिंग लाइन और लेंथ, क्योंकि वो काउंटी खेला है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक भी बहुत खेले, डोमेस्टिक बहुत खेला है, इसके साथ साथ जो काउंटी खेला है। अभी देखें मीर हमजा, खुरम शहजाद, ये वो बॉलर्स हैं, मोहम्मद अली जिस तरीके से उन्होंने 4 डे क्रिकेट खेली है, काफी साल पूरे सीजन लगाए, तब जाके वो आपको T20 पे परफॉर्म करके दे रहे हैं, आपको ODIs टेस्ट मैचेस पे परफॉर्म। लेकिन ये तो वो है जो आइडेंटिफाई हो गए, ऐसे बड़े नाम है जो बड़े अरसे से काउंटी और डोमेस्टिक खेलते रहे, जफर गौर उनमें से एक हैं जिनको कभी देखा भी नहीं गया। तो मेरे ख्याल से देखिए अबरार हाईएस्ट विकेट टेकर स्पिनर की अगर बात करें, अबरार, हसन अली, उसके अलावा फखर जमान आपका हाईएस्ट रन स्कोरर। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या आप शादाब की तरफ जा रहे हैं, इब्रार की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़े कुछ सवाल हैं जो कि हमें मेरे ख्याल से कप्तानी का फैसला हो जाए तो आपको पता चल जाएगा दोनों में से किस तरफ जा रहे हैं। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग की और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट खुरम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं खुरम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे देख रहे हैं? मुल्तान के एग्जिट की तो बहुत बात हो गई, लेकिन पेशावर ज़ल्मी का थोड़ा सा लोग, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत मायूस हैं। और यहाँ तक अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद ड्राफ्टिंग में ही उनको रियलाइज़ नहीं हुआ कि कितने बड़े बड़े नाम उनके पास पिछले सीज़न में थे जिनको उन्होंने नहीं पिक किया इस बार। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही देखें, थ्रू आउट जो 9 सीज़न हुए हैं उसमें हमेशा से पेशावर ज़ल्मी जो है टॉप 4 में क्वालिफाई करता हुआ आया है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। और बाकी जो काफ़ी बड़े नाम थे वो मिसिंग थे। हालांकि इसमें बहुत खुशैन बात थी जिस तरह से साइम अयूब की वापसी हुई, साइम अयूब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर पिछले मैच में इस जो पिछला डे बिफोर यस्टरडे मैच हुआ, फिर जिस तरह से बाबर आजम एक बड़ी प्राइम फॉर्म में नजर आए, उन्होंने अच्छा कम बैक किया। और काफ़ी ज़्यादा आपको पता है उनकी फॉर्म के हवाले से क्रिटिसिज्म हो रहा था, फॉर्म को उन्होंने रिगेन किया। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट रहे जिस तरह से एक उनका एक ऑरा क्रिएट हुआ था पेशावर ज़ल्मी का, उस तरह से वो फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। अच्छा, ये ओनरशिप किस पे जाता है? क्योंकि वो थिंक टैंक की हम बात करें, वो इतने बड़े बड़े नाम हैं उनके पास मैनेजमेंट में कि आप हैरान होते हैं कि ड्राफ्टिंग में शायद इतना ज़्यादा क्रिटिकली नहीं देख सके कि कौन सा प्लेयर हमें कितने अरसे के लिए चाहिए इसके अंदर। नहीं, देखिए मैनेजमेंट के हवाले से भी देखें तो कि ओवर द ईयर्स इनके साथ मोहम्मद अकरम मौजूद हैं, आजी साहब जिनको कहते हैं, फिर इनके साथ जो एनालिस्ट हैं तला, और डे फर्स्ट सीज़न से ही उनके साथ मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको कमांड भी पाकिस्तान की नेशनल टीम के साथ भी काफ़ी ट्रैवल किया है। फिर दूसरे एंड पे देखें जिस तरह से बड़ा नाम है ज़ुबामुल हक, आपको पता है पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं, फिर चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं। तो उनके आने के बाद थोड़ा सा था कि ये टीम जो है काफ़ी अच्छा इनका कॉम्बिनेशन रहेगा, पर अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि उस तरह से ये टीम को वो कैरी नहीं कर पाए। पर एक दोस्त में यंग प्रोस्पेक्ट्स जो है काफ़ी अच्छे नज़र आए, ख़ासकर मैं अली रज़ा का मैं जिक्र करूँगा कि इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है। अच्छा, आपने शो शुरू होने से पहले क्वेटा की आवाज़ तो लगा दी है, तो मेरे ख्याल से आप हाईली इंप्रेस हो गए हैं जो 7 विक्ट्रीज आई हैं। नहीं, क्वेटा की तो अभी सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ था, मैं डे 1 से कहा हुआ था। मेरे अगर आप देख लें डिफरेंट टीवी चैनल्स पे अभी भी इंटरव्यूज मौजूद हैं स्पेशली क्वेटा के हवाले से। यानी अब आप फुल कॉन्फिडेंट हो गए कि जिस तरह वो जा रहे हैं, तो ऐसा क्या चेंज हुआ है? क्योंकि 3-4 मैच हारने के बाद अगर एकदम से इतना बड़ा चेंज आया तो क्या चेंज हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे मैं आपसे ऑफ एयर भी बात कर रहा था, यहाँ जब इनके मैचेस हुए स्पेशली पिंडी के अंदर, तो वो अच्छा फिनिश नहीं कर पाए। फिर जब ट्रैवल कर रहे थे टूवर्ड्स जो है लाहौर, तो सर लिमिटेड ने जिस तरह से एक स्टेटमेंट दी थी, हमेशा से जो है लाहौर से उनकी खुशगवार यादें हैं। और फिर बैक टू बैक जो उन्होंने वहाँ से एक रिदम आया है, जीतना स्टार्ट किया है। लेकिन हालांकि बीच में आपको पता है कि PSL स्टॉप भी हुआ, पर जब दोबारा PSL स्टार्ट हुआ कि वो अपनी उसमें रिदम में उन्होंने कैरी ऑन किया। और जिस तरह से अभी प्राइम फॉर्म में,
तो अभी बस टीम भी मेरा ख्याल लैंड की है, लाहौर पहुंची है, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि अच्छा फिनिश करेंगे। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे सना, आप भी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन क्वेटा का जो एकदम से कमबैक हुआ है, मतलब आप कहीं पे क्वालिफिकेशन की बात हम कर रहे थे शुरू में और अब तो पीएसएल जीतने की बातें हो रही हैं एकदम से। देखिए बहुत बड़ा रोल होता है कोच और कप्तान का, इसीलिए क्रिकेट का गेम ऐसा है जिस पे कप्तान के इर्द गिर्द हर वक्त डिस्कशन रिवॉल्व अराउंड करती है। और जो थिंक टैंक है उन्होंने जिस तरीके से शकील को कैप्टनसी दी, जो T20 फॉर्मेट में नेचुरली फिट नहीं होते थे पर क्रिकेट को समझते हैं, तो आई थिंक वो एक बहुत ही अच्छा डिसीजन उनकी तरफ से आया। और फिर लोकल कोर की जब हम बात करते रहते हैं बार बार, आमिर का एक्सपीरियंस कर लें, अबरार की परफॉर्मेंस कर लें, सऊद शकील खुद उनको देख लें, तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस नज़र आनी शुरू हो गई जिससे एक नज़र आया कि टीम की शक्ल बन रही है। और फिर रैली रूसो जैसे टीम प्लेयर हमेशा से वो पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते रहे। तो जब आप क्वेटा की टीम को देखते हैं तो एक बड़ी खुश टीम नज़र आती है। अब जैसे कल ख्वाजा नाफे इतने दिन मैच खेलने के बाद भी आते हैं तो एक बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेलते हैं, तो ये चीज़ दिखाती है कि जो डग आउट है, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो बड़ा पॉजिटिव है, और जो इवन बाहर भी बैठे हैं वो भी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। और इसमें ऑब्वियसली सर विवियन रिचर्ड से बेहतर मेंटोर और बेहतर वो बंदा जो किसी को कॉन्फिडेंस दे सके, उससे ज़्यादा बेहतरीन और इंसान हो नहीं इन्वॉल्वमेंट भी सकता। बहुत ज़्यादा है, मतलब आप उनके हर मैच में उनका इमोशनल वो एंगल देखें तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल, तो आई थिंक जो पर्पल फोर्स एक टाइम पर नारा लगता होता था वो इस दफ़ा प्रॉपर फोर्स में नज़र आई है। और बड़ा अच्छा लगा है बिकॉज क्वेटा शुरू में जिस वक्त शुरू में पीएसएल शुरू हुआ था और यूएई में मैचेस थे तो आपको पता होता था प्लेऑफ में तो जाना है क्वेटा ने और टॉप 2 टॉप 3 टीम्स में आना है। उसके बाद एकदम से ग्राफ गिरा उनका, तो बड़ी खुशी हुई है देख के कि वापस इस जो है फोर्स के साथ ये पर्पल फोर्स हमारी वापस आ चुकी है। तो आई थिंक इट्स ग्रेट टू वॉच। एक और बहुत बड़ा ना सरफराज अहमद भी उस डग आउट के अंदर मौजूद और ये चीज़ इनकी बहुत अच्छी है, इनकी लॉयल्टी टूवर्ड्स देयर प्लेयर्स। आई थिंक बड़े तरीके से बहुत कम फ्रेंचाइजेज ऐसे होती हैं, फ्रेंचाइजेज का कल्चर बड़ा कट थ्रोट और रूथलेस होता है कि वो किसी प्लेयर को ओवरस्टे करने दें। सो इवन दो कि सरफराज थोड़ी सी लीडरशिप में ओवरस्टे भी कर गए, लेकिन उन्होंने उनको साथ रखा। तो उर्फ जो सरफराज की जितनी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम थी, जो लर्निंग्स थी, वो अगले कप्तान तक, अगले कोच तक वो डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं क्योंकि वो उस डग आउट का हिस्सा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा फैसला उनका नज़र आया। और सरफराज भाई आई थिंक चैम्पियंस ट्रॉफी उन्होंने हमें जितवाई, अनफॉर्चुनेटली उनको भी हम वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सके या इज़्ज़त नहीं दे सके जैसे हमें देनी चाहिए थी। एक इमोशनल इंसान है, ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव। सो बड़ी अच्छी बात है कि एक उनके अंडर एज अ डायरेक्टर भी ऑल्सो ये टीम इतना अच्छा कर रही है। खैर, मैं तो आज भी कहता हूँ आपके क्रिकेट का डाउनफॉल वहीं से शुरू हो गया था। वंस यू रिमूव सरफराज फ्रॉम द कैप्टनसी विदाउट थिंकिंग कि आप आगे क्या करेंगे, आपके पास आगे का प्लान नहीं था। लेकिन सईद मोहम्मद अवैस आप बहुत खुश हैं, हाईली इंप्रेस्ड भी हैं। अब तो आप बाकायदा कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल क्वेटा का हिस्सा हूँ, लेकिन एक अच्छा जर्नी रहा है। देखिए क्वेटा का हमेशा से मसला एक रहा था जो मुझे भी नज़र आता था, वो था कि जेलअप स्क्वाड का टूटना। जितने भी फ्रेंचाइज क्रिकेट वो खेलते हुए आए हैं इस टूर्नामेंट में, उनका कहीं ना कहीं जो जेलअप एक स्क्वाड था वो टूटता था। जब आप वर्किंग की बात आपने स्टार्ट में की थी ना, कराची और क्वेटा ने इस दफ़ा बहुत अच्छी वर्किंग की है। क्वेटा ने भी वही प्लेयर्स के साथ स्टिक अराउंड किया कि देखा है सीज़न ना कहीं करीब उनका आ रहा हो या नेशनल ड्यूटी ना कहीं हो। अनफॉर्चुनेटली सिनेरियो जो हुआ उसके वजह से कुछ प्लेयर्स रिलीज़ होने पड़े थे। वैसे उनका स्क्वाड इस दफ़ा वही चल रहा है। देखें फिनालन भी मौजूद हैं। फिर सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म कर रहा है आपके लिए। ख्वाजा नाफे की बात करें, आपको पता है क्वेटा से अपना दूसरे श्रीलंकन जो विकेट कीपर हैं वो गए थे अब खेलने दूसरी लीग, तो एक लूप होल नज़र आया था, लेकिन ख्वाजा नाफे ने उसको बिल्कुल आके फिलअप कर दिया है। फिनालन उनके पास मौजूद हैं, रायली रोजफ उनके पास हैं, तो एक पूरा हसन नवाज उनके पास, और हसन नवाज ने 2 मैचेस जितवाए आपको पता है लास्ट ओवर के अंदर जाके, तो वो एक कॉन्फिडेंस शो करता है यहाँ पर। फिर जो विविन की आपने बात की, विविन रिचर्ड की, तो आप वो डग आउट के अंदर आप देख सकते हो जो कॉन्फिडेंस वो देता है यंगस्टर्स को, खास करके क्वेटा के जितने भी आप यंगस्टर्स से बात कर लें या उनके आप ड्रेसिंग रूम में डग आउट में आप जाएँ, तो जो भी यंगस्टर होता है चाहे वो बॉलर क्यों ना हो, वो कोशिश यही करता है कि विविन के पास ज़्यादा बैठ के उससे नॉलेज ले सके, क्योंकि यार ऑब्वियसली वन ऑफ द लेजेंड्स है दुनिया का। और जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट है, सरफराज अहमद की आपने बात की, सरफराज भाई ने मेरे ही सामने मुझे याद है डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर, तब भी एक फाइटर आपको नज़र आता था उनमें। मैं आज सिर्फ 2 चीज़ों से था मुझे कि सरफराज भाई को शायद टीम से ड्रॉप करने का सिनेरियो था कि इनकन्सिस्टेंटी बैटिंग के अंदर, कप्तानी में उनके कोई डाउट नहीं है कि वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स था, जिस तरीके से वो लीड करता हुआ है, फाइट आपको नज़र आती थी, शायद इनकन्सिस्टेंसी बैटिंग के अंदर आपको नज़र आई थी। लेकिन आप राइटली पॉइंट है पर कि एक बंदा आपको टूर्नामेंट बड़ा जितवा के देता है। हमारा वही है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी की जो बात करें कि आप ज़्यादा
शायद हम भूल जाते हैं कि यार हमारा ये एक बंदा रहा है जिसने आपको टूर्नामेंट इतना बड़ा जितवा के दिया है, आप उसको हायर नोट पे आप उसको रिमूव किस तरीके से करना है। हम अचानक जो सा ना नीचे से खींचते हैं कारपेट, बेचारे को समझ ही नहीं आता मेरे साथ हुआ क्या। आई थिंक हमारा मुवाजना वही होता है, टूर्नामेंट जीते साथ ही रिमूव कर दो, तो हमारा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। लेकिन इस टीम मैनेजमेंट को आप भी एग्री करते हैं, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स क्वेटा की टीम में नज़र आते हैं, जिस तरीके से उनको वो कॉन्फिडेंस और फ्रीडम दिया गया है, चाहे ख्वाजा नाफे हों, हसन नवाज हों, इसकी वजह से बाकायदा डिफरेंस नज़र आता है। जिस तरह से आपने देखा रिसेंटली हसन नवाज ने बहुत ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग भी खेली, 100 भी किया, फिर 2 मैच बड़े ज़बरदस्त फिनिश किए, फिर ख्वाजा नाफे के हवाले से काफ़ी ज़बरदस्त वो प्राइम फॉर्म में नज़र आए। हालांकि पिछले सीज़न में भी काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया था, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुए थे। और देखिए मैं थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना चाहूँगा सरफराज के एफिलेशन के हवाले से। आपको पता है कि सीज़न 1 से और उस सीज़न 1 के अलावा भी जिस तरह से इनकी टॉप मैनेजमेंट है, टीम ऑनर्स हैं, फिर आज़म खान है, आपको पता है कि लाहौर कराची के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है, तो उसकी भी कैप्टनशिप करते हैं। और वहाँ जितने भी यंगस्टर थे स्टार्टिंग के जो सीज़न थे आपको उस टीम के साथ नज़र भी आए हैं। तो हमेशा से इन्होंने काफ़ी यंगस्टर को साथ टीम के साथ ग्रूम अप किया है। और इस टीम में भी अगर आप देखा जाए तो इस वक्त मोस्ट सीनियर प्लेयर भी जो है पाकिस्तान के हाल से देखा जाए तो शोएब मलिक भी इनकी टीम का हिस्सा भी हैं, वो एक्सपीरियंस भी हैं। फिर दूसरा मोहम्मद आमिर जिस तरह से प्राइम फॉर्म में, तो काफ़ी इस चीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा उनके साथ इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, इसमें एक और टीम की बात ज़रूर करनी है, वो कराची है। मेरे ख्याल से भी हम यही बात कर रहे हैं कि हैदर अजहर के वहाँ जाने से शायद उनकी भी ड्राफ्टिंग इस साल बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से शायद वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है और इसीलिए शायद हमें टॉप 2 में ये 2 टीम्स नज़र आती हैं। नहीं बिल्कुल, ओवर द ईयर्स आपको पता है कि पहले वो मुल्तान सुल्तान के साथ रहे हैं, फिर इस दफ़ा जो है उनके साथ टैग हुए कराची से, और कराची का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और जिस तरह से अभी आपसे ऑफ एयर भी डिस्कस हो रहा था कि इस टाइम यही लग रहा है कि फाइनल जो है कोयटा और कराची के दरमियान होगा। डेविड वार्नर की तो हमने बात की है, लेकिन आई थिंक अगर सबसे बड़ा प्रॉस्पेक्ट इनके लिए रहा है तो आई थिंक खुरम ज़्यादा बेहतर उस पर कॉमेंट करेंगे। वो हसन अली की शायद प्राइम फॉर्म थी टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से लेके अब तक, जिस तरह वो डिलीवर कर गए हैं इनके लिए, आई थिंक बहुत शायद वाज़े फ़र्क पड़ गया उसकी वजह से। नहीं बिल्कुल, देखिए हसन अली आपको पता है कि एक मेन वेपन है इनका और जिस तरह से काफ़ी प्राइम फॉर्म में नज़र आए हैं। और हसन अली की जर्नी भी आज भी याद है, जब उन्होंने इस्लामाबाद से आके डेब्यू किया था तो मेरे साथ डे 1 मेरे साथ रूम शेयर किया था। फिर उसके बाद से ये पाकिस्तान की टीम में आए हैं, फिर इस्लामाबाद से खेलने के बाद फिर उन्होंने पेशावर को ज्वाइन किया सबसे पहले, और वहाँ पे काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, फिर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बने। फिर जिस तरह से पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी जीता था तो उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ भी हुए थे और टॉप विकेट टेकर भी थे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इनके पास बैड पैच आया, फिर मूव कर गया टूवर्ड्स इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड से जब इस तरफ आए हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्राइम फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। लेकिन खुरम इसमें आई थिंक एक जो एग्जांपल सबके लिए है वो ये है कि इवन अपने रफ पैच में उन्होंने डोमेस्टिक नहीं छोड़ी। लाहौर के कप्तान थे, लाहौर को उन्होंने डोमेस्टिक जितवाया, फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट खेल रहे थे। तो बड़ा फ़र्क पड़ता है कि एक प्लेयर फिर भी फोकस्ड है कि मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। नहीं बिल्कुल, देखें डोमेस्टिक भी खेली, डोमेस्टिक के अलावा इन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट भी टोटली फोकस रखा, और डोमेस्टिक में खाली इन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ग्रेड 2 को भी इन्होंने कंटिन्यू रखा। जिस तरह से इन्होंने सियालकोट रीजन को जाके इन्होंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया और ग्रेड 2 में, और मोस्टली जो है इंटरनेशनल प्लेयर कम ही पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये हमेशा से ये नज़र आए हैं। बिल्कुल, आई थिंक इट्स अ गुड लेसन एज वेल। अगर आप हसन अली को एज अ कैरेक्टर भी देखते हैं, बड़े लाइवली हैं, लेकिन इवन ड्यूरिंग दैट रफ पैच वो आज भी बड़े वोकल हैं उस कैच के को लेकर, लेकिन ही इज़ ऑलवेज बिन वेरी सीरियस अबाउट हिज बिजनेस। आई थिंक ही इज़ अ फाइटर। और मैं कल भी ये बात कर रही थी कि जब जब उन टीम से ड्रॉप हुए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे वापस आए हैं। बहुत दफ़ा हम ऐसा देखते हैं कि मीडिया कैंपेन्स चल रही होती हैं, लोगों को पुश किया जा रहा होता है। हसन अली टोटली जाते हैं वापस, डोमेस्टिक खेलते हैं, लॉन्गर फॉर्मेट खेलते हैं, अपनी फिटनेस पे काम करते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। और आई थिंक इस वजह से मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ द क्रिकेटर ही हैज़ बिकम। चैम्पियंस ट्रॉफी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उन्होंने जिताने में, जिस तरह की बॉलिंग उनकी नज़र आई। और उसके अलावा लीडरशिप के अंदर उनके अंदर लीडरशिप भी बड़ी ज़्यादा नज़र आती है मुझे। ठीक है, वो देखने में एक लाइवली कैरेक्टर और नज़र आता है कि वो माहौल को लाइट रखते हैं, पर जिस तरह का उनकी मैंने कप्तानी भी देखी वो भी मुझे बड़ी पसंद आई थी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। तो एक कंप्लीट क्रिकेटर आपके पास हैं और माहौल को ईजी भी रखते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसा कैरेक्टर ड्रेसिंग रूम के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है, बट आई थिंक वो एक कैरेक्टर ऐसे हैं जो सना ने बिल्कुल सही कहा कि पूरे माहौल को लाइवली कर देते हैं, तो उससे बड़ा एक फ़र्क पड़ जाता है इवन ऑन एंड ऑफ द फील्ड भी। बट बहुत शुक्रिया सना, आप हमें ज्वाइन करी थी। थैंक यू वेरी मच अवैस। खुरम, आपको भी बहुत शुक्रिया कि आप ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।